हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर विच इज़ कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। सो हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं इन दिस सिंगल वीडियो एंड विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज, सो वॉच द वीडियो टिल एंड। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, राइट? तो कोलोनियलिज्म एक तरह की प्रैक्टिस होती है जिसमें जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो अपने से कम पावरफुल कंट्रीज में डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं। उसी को बोला गया है कोलोनियलिज्म, राइट? सो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इन इंडिया। इंडिया के कंट्री साइड में, विलेज एरियाज में किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना हक जमाया, किस तरह से वो यहाँ पर सेटल होने लगी, इसी चीज़ को हम पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म एंड साथ ही किस तरह से इसने इंडियन कंट्री साइड को इफेक्ट किया हम वो जानने वाले हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस के बारे में जानेंगे विच केम अंडर द कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, सो वो दो प्रोविंसेस कौन से थे? फर्स्ट इज बंगाल एंड सेकेंड इज बॉम्बे डेक्कन, ठीक है। सो बंगाल की बात करें तो ये प्रेजेंट डे का वेस्ट बंगाल नहीं है, उस टाइम पीरियड पे ये ईस्टर्न इंडिया में पड़ता था, जो कि रफली प्रेजेंट डे का बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड बांग्लादेश का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करता था, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड का जो बंगाल था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम टुडेज। ओके, सो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था दैट वाज परमानेंट सेटलमेंट। एंड ये इंट्रोड्यूस करने की वजह से कई सारी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा था। फॉर एग्जाम्पल, इट इम्पैक्टेड द लाइफ ऑफ जमींदार्स और राजास, लाइफ ऑफ पहाड़ियाज इन राजमहल हिल्स एंड लाइफ ऑफ संथाल्स इन राजमहल हिल्स, ठीक है। तो ये रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की वजह से कई सारी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा एंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं। एंड दूसरी बॉम्बे डेक्कन की बात करें तो ये प्रेजेंट डे वेस्टर्न इंडिया वाले रीजन में आता है। एंड यहाँ पर जो रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था दैट वाज कॉल्ड एज र्योतवारी सिस्टम। एंड ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे रह रहे जो र्योत्स थे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ बंगाल एंड द जमींदार्स। सो कॉलोनियल रूल सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था बंगाल में, ठीक है। एंड 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ऑफ बंगाल को एक्वायर किया था, जिसका मतलब ये हो जाता है कि इनको राइट मिल गया था टू कलेक्ट रेवेन्यू। ओके, नाउ वी विल सी द परमानेंट सेटलमेंट जो कि बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक रेवेन्यू सिस्टम है। ओके, तो 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। एंड चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन है? तो ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के। अब परमानेंट सेटलमेंट है क्या? तो ये एक रेवेन्यू सेटलमेंट है जो कि राजा और तालुकदार के साथ में बनाई गई थी, यानी कि सेटलमेंट बिठाई गई थी विद द राजास एंड तालुकदार्स ऑफ बंगाल। और अब ये जो राजास और तालुकदार्स थे उनको जमींदार्स के नाम पे क्लासिफाई कर दिया गया था, यानी कि उनको जमींदार्स कहा जाने लगा था। एंड ये जमींदार्स ही थे रेवेन्यू कलेक्टर्स ऑफ द स्टेट। ओके, सो नाउ जमींदार्स की ड्यूटी थी कि उनको जो है रेवेन्यू पे करना होता था जितना भी डिमांड किया गया है सेटलमेंट में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पीजेंट से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया टू दी जमींदार्स। ओके, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर एक जमींदार का रेवेन्यू फिक्स कर दिया था जितना उसको पे करना है, ठीक है। तो जमींदार्स के पास में कई सारे विलेजेस आ जाया करते थे, कई बार तो 400 तक विलेजेस एक जमींदार के अंडर आ जाता था। ओके, तो ज़मींदार क्या करता था? उसका काम था वो जो है अलग अलग विलेजेस से, अलग अलग गांव से रेंट कलेक्ट करते थे एंड रेवेन्यू को कंपनी में दे देते थे। एंड जो भी बच जाता था वो उनकी इनकम हो जाती थी, ठीक है। बट इन केस कोई ज़मींदार रेवेन्यू नहीं पे कर पाता था तो उस ज़मींदार के अंडर जो भी स्टेट्स होते थे, जो भी ज़मींदारी होती थी, उसको ऑक्शन कर दिया जाता था, यानी कि उसकी नीलामी कर दी जाती थी टू रिकवर द रेवेन्यू। ओके, अब हमको बता रखा है अबाउट एन ऑक्शन इन बुर्दवन। तो बुर्दवन जो है प्रेजेंट डे बर्धमान को बताया गया है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। सो 1797 में एक ऑक्शन हुआ था बुर्दवन में। तो बुर्दवन के जो राजा थे उन्होंने रेवेन्यू को नहीं पे कर पाया था एज पर द परमानेंट सेटलमेंट। एंड इसीलिए उनके अंडर जो भी महल्स थे, जो भी इस्टेट्स थे, उनको ऑक्शन किया गया था, यानी कि उनकी नीलामी करी गई थी। सो इस ऑक्शन में कई सारे परचेजर्स आए, सबने जो है बिड्स लगाई, बोली लगाई। एंड जिस परचेजर ने सबसे ज़्यादा बिड लगाई थी, हाईएस्ट बिडर था जो, उसको ये स्टेट्स बेच दिए गए थे। तो हमको यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है अबाउट एन ऑक्शन। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई द जमींदार्स फेल्ड टू पे द रेवेन्यू। तो आखिर ये जमींदार रेवेन्यू पे क्यों नहीं कर पाते थे? इसके हमको रीजंस दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट इज हाई इनिशियल डिमांड। सो क्योंकि ये एक परमानेंट सेटलमेंट था, यहाँ पर जो है ये परमानेंट एग्रीमेंट था जो कि फ्यूचर में चेंज नहीं किया जा सकता था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनिशियली इसका जो है रेवेन्यू हाई रखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इन केस जब फ्यूचर में कल्टीवेशन एक्सपेंड होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, तब ये अपना शेयर क्लेम नहीं कर पाएगी, इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग में ही जो है डिमांड को हाई रखा था। सेकेंड रीजन इज इम्पोजिशन ऑफ हाई डिमांड। तो इन्होंने 1790s के टाइम पीरियड पे बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड रखी थी, जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जो है दाम बहुत ही ज़्यादा कम थे। इस वजह से रियोट्स को, पीजेंट्स को डिफिकल्टी होती थी जमींदार्स को रेवेन्यू पे करने में। तो जब पीजेंट्स ही नहीं देंगे जमींदार्स को, तो जमींदार्स क्या पे करेंगे जाके? तो ये एक रीज़न बनता है। थर्ड रीज़न इज रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल, यानी कि हमारे खेतों में जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसा भी हो, भले ही नुकसान हो जाता है, हार्वेस्ट नहीं हो पाती है, स्टिल आपको जो है सेम अमाउंट में रेवेन्यू पे करना है एंड पंचुअली पे करना है। तो ये भी एक रीज़न बनता था जिस वजह से जमींदार फेल हो जाते थे इन पेइंग द रेवेन्यू। ओके, फोर्थ रीज़न इज पावर्स ऑफ जमींदार्स लिमिटेड। तो इसका मतलब ये है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने तालुकदार्स को, राजास को जमींदार बनाया था, उस टाइम पीरियड पे इन्होंने इनकी जो पावर्स थी उसको भी लिमिट कर दिया था। यानी कि इससे पहले तो ये लोग एक रूलिंग पावर थे, है ना, इनकी जो है पावर थी, बट जब ये जमींदार बने तब इनकी पावर को लिमिट कर दिया गया। तो इस वजह से ये जमींदार फोर्सफुली कलेक्ट भी नहीं कर सकते थे रेवेन्यू, है ना, रियाद से जो है पीजेंट से ये फोर्सफुली तो नहीं कलेक्ट कर सकते थे, बिकॉज इनकी इतनी पावर नहीं रह गई थी। तो ये भी एक रीज़न था जिस वजह से ये फेल हो जाते थे टू पे द रेवेन्यू। एंड जब ये फेल हो जाते थे तो एज अ रिजल्ट इनकी जो भी ज़मींदारी होती थी, इनके जो भी ईस्टेट्स होते थे, वो ऑक्शन कर दिए जाते थे, उनकी नीलामी कर दी जाती थी टू फुलफिल द रेवेन्यू। सो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द राइज ऑफ द जोतेदास। तो जोतेदास बेसिकली एक रिच पीजेंट्स का ग्रुप था जो कि अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को विलेजेस में कंसोलिडेट कर रहे थे, मजबूत बना रहे थे। एंड इनके पास में वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हुआ करते थे एंड दे ऑल्सो कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लैंडिंग, यानी कि वो जो है लोन वगैरह भी दे दिया करते थे पीजेंट्स को। इसी के साथ में जो पुअर कल्टिवेटर्स हुआ करते थे उनके ऊपर ये इमेंस पावर को एक्सरसाइज करते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग हुआ करते थे, डोमिनेट करते थे, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। एंड जोतेदास के पास में बड़े बड़े लैंड एरियाज हुआ करते थे जो कि शेयर क्रॉपर्स के द्वारा कल्टिवेट किए जाते थे। अब बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा रिच थे तो ये कई बार ऑक्शन में जाया करते थे एज द परचेजर्स। ओके, एंड दे वर द मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल, जिनको कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेम से बुलाया जाता था, जैसे कि हौलदार्स, गंतीदार्स और मंडल्स। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द राइज ऑफ द जोतेदार्स। एंड इस टॉपिक से आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विच इज़ कि वाई वर दी जोतेदार्स मोर पावरफुल देन जमींदार्स। होप आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द जमींदार रेजिस्ट, यानी कि जो इनजस्टिस किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उस चीज़ का रिस्पॉन्स कैसे कर रहे थे जमींदार, किस तरह से उसका विरोध कर रहे थे। तो फर्स्ट इज फिक्शियस सेल, यानी कि यहाँ पर जो है कंपनी का एक रूल हुआ करता था कि कभी भी वो एक वुमेन की प्रॉपर्टी को नहीं लेंगे। तो इसलिए जो भी जमींदार हुआ करते थे वो अपनी ज़मीन को, अपनी ज़मींदारी को मदर्स के नेम पे, वाइफ्स के नेम पे कर दिया करते थे, जिससे कि उनकी जो ज़मीन है वो बच जाती थी। सेकेंड इज मैनिपुलेटिंग दी ऑक्शन। तो जो ज़मींदार के एजेंट्स हुआ करते थे वो ऑक्शन को मैनिपुलेट करते थे, बहुत ज़्यादा मजाक बना के रख देते थे। जब भी कोई स्टेट ऑक्शन किया जाता था, कोई भी जो है प्रॉपर्टी ऑक्शन की जाती थी, तो ज़मींदार के जो लोग हुआ करते थे वही उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते थे सबसे ज़्यादा बोली लगाकर, एंड लेटर ऑन वो जो है मनी भी नहीं देते थे। तो इस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है परेशान हो जाते थे एंड अगेन दोबारा से ऑक्शन होता था, एंड इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहता था एंड एट लास्ट वो परेशान होकर के जो है ज़मींदार को ही कम दाम में ज़मीन बेच देते थे। ठीक है। थर्ड इज अटैकिंग आउटसाइडर्स। तो जब भी ई स्टेट का ऑक्शन हुआ करता था और बाहर से कोई खरीदने के लिए आता था, तो जो जमींदार के मैन हुआ करते थे उनको मार के भगा देते थे। एंड फोर्थ है रेजिस्टेड बाय रियोट्स। सो कभी कभी ऐसा होता था जब भी आउटसाइडर्स, परचेजर्स आया करते थे ऑक्शन के लिए, तो जो रियोट्स होते थे वो उनको मार के भगा देते थे, उनको अंदर ही नहीं आने देते थे, एंट्री ही नहीं देते थे, है ना। तो कुछ इस तरह से रियोट्स भी जमींदार के टुवर्ड्स अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं, एंड इस तरह से ये कुछ तरीके हैं जिनसे जमींदार ब्रिटिशर्स को रिस्पॉन्ड करते थे।
ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अबाउट द फिफ्थ रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है इसको सबमिट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। सो ये फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, तो इट वाज द फिफ्थ ऑफ अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, क्या एक्टिविटीज कर रही है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट सबमिट की जाती थी। सो ये रिपोर्ट उसी सीरीज की फिफ्थ रिपोर्ट है, राइट। सो ये पूरी रिपोर्ट 1002 पेजेस में बन के तैयार हुई थी, जिसमें कि 800 पेजेस पर अपेंडिसेस था। इसके अलावा इस रिकॉर्ड में बात करी गई थी अबाउट द पेटिशंस ऑफ जमींदार्स एंड रियॉट्स, एंड इसी के साथ में जो कलेक्टर्स ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट्स तैयार करी थी, प्रिपेयर करी थी, उस बारे में भी इसमें बात हुई थी। एंड इसी के साथ में इसमें रेवेन्यू रिटर्न से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल टेबल्स थी, एंड साथ ही जो बंगाल और मद्रास में रेवेन्यू सिस्टम है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, उस पर भी नोट था, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिफ्थ रिपोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डू लर्न इट, एंड आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। सो अब हमारा सेकेंड टॉपिक है द होए एंड द प्लो। तो होए और प्लो दोनों ही जो है एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, जिसमें कि जो होए है ये पहाड़ियाज के द्वारा यूज़ किया गया है, एंड जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को सिंबलाइज करता है। वहीं पर जो प्लो है ये संथाल्स के द्वारा यूज़ किया जाने वाला टूल है, एंड ये सिंबलाइज करता है सेटल्ड कल्टीवेशन को, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द पहाड़ियाज इन द राजमहल हिल्स। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज़ नॉट ताजमहल, इट इज़ राजमहल, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पहाड़ियाज इन राजमहल हिल्स। सो यहाँ पर हमको एक फॉरेन ट्रेवलर के बारे में बता रखा है, जो कि थे फ्रैंकोइस बुचनन। इन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में जो है राजमहल हिल्स में ट्रैवल किया था, ठीक है। तो पहाड़ियाज जो है ये राजमहल हिल्स के आसपास रहा करते थे, राजमहल हिल्स में रहा करते थे, एंड पूरी तरह से फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ही सर्वाइव करते थे, एंड इसी के साथ में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया करते थे। तो बेसिकली ये क्या करते थे, फॉरेस्ट के पैचेस को क्लियर कर लेते थे, एंड वहीं पर जो है अलग अलग तरह की पल्सेस को, मिलेट्स को जो है उगाते थे फॉर देयर कंजप्शन, ठीक है। एंड इसी के साथ में ये फॉरेस्ट से कुछ चीज़ों को कलेक्ट करते थे, जैसे कि ये महुआ कलेक्ट करते थे फॉर देयर फूड। महुआ जो है एक टाइप का फ्लावर होता था, ठीक है। इसी के साथ में ये सिल्क कोकून्स और रेजिन को कलेक्ट करते थे सेल के लिए, जाके उनको बेच सकें, एंड वुड को कलेक्ट किया जाता था चारकोल प्रोडक्शन के लिए। तो काम के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं जो पहाड़ियाज थे वो हंटर्स हुआ करते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, फूड गैदरर्स थे, चारकोल प्रोड्यूसर्स थे, सिल्कवर्म रियरर्स थे, एंड दस वर कनेक्टेड टू दी फॉरेस्ट। यानी कि इनका जो भी ऑक्यूपेशन था, जो भी ये काम करते थे, सारा का सारा फॉरेस्ट से ही कनेक्टेड था। तो ये कम्प्लीटली फॉरेस्ट पर ही सर्वाइव किया करते थे, ठीक है। एंड यहाँ के जो चीफ हुआ करते थे, यानी कि यहाँ के जो लीडर हुआ करते थे, उनका काम था टू मेंटेन द यूनिटी इन द ग्रुप, यानी कि लोगों के बीच में एकता बनाए रखते थे, एंड इसी के साथ में किसी का लड़ाई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको भी सेटल करते थे, ठीक है। एंड इसी के साथ में अगर कोई बैटल हो रहा है ट्राइब से, तो उसको लीड करने का काम भी होता था चीफ्स का, ओके। एंड पहाड़ियाज जो है वो रेगुलर बेसिस पे रेड किया करते थे प्लेन रीजन्स में, जहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर हुआ करता था, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट क्या होता था, जो ट्रेडर्स और जमींदार होते थे वो थोड़े से पैसे उनको दे देते थे ताकि वहाँ पर शांति बनी रहे। लेकिन 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स में ब्रिटिश ने जो है वहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर को इनक्रेज किया, यानी कि इन्होंने पहाड़ियाज से बोला कि आप जो है सेटल हो जाइए, एंड यहाँ पर जो है सेटल्ड एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करिए। इसी के साथ में इन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस को इनकरेज किया, यानी कि इन्होंने बोला यहाँ के जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर कर दिया जाए, एंड यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाए। एंड अलॉन्ग विद दैट इन्होंने ज़मींदार्स और जोतेदार्स को बोला जो भी यहाँ की अनकल्टिवेटेड लैंड्स है, यहाँ पर राइस को ग्रो किया जाए, यानी कि राइस फील्ड्स में इनको बदल दिया जाए। लेकिन जो पहाड़ियाज थे वो बिल्कुल भी इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं थे, एंड इन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। एंड 1770s में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने पहाड़ियाज को जो है मारना शुरू कर दिया, उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बट 1780s में भागलपुर के कलेक्टर जो कि थे अगस्टस क्लेवेलैंड, इन्होंने एक पॉलिसी को प्रपोज किया, दैट वाज पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। इसके थ्रू इन्होंने एक्सप्रेस किया कि जो भी इशू है उसको शांति से सॉल्व कर लिया जाए, शांति से समझौता कर लिया जाए, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी संथाल्स। तो बंगाल में संथाल्स आए थे अराउंड द 1780s। जमींदार्स ने इनको हायर किया था फॉर द एग्रीकल्चरल वर्क, एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी इनको इन्वाइट किया था टू सेटल इन दी जंगल महस। तो जो संथाल्स हैं ये आइडियल सेटलर्स हुआ करते थे, एंड इन्होंने ब्रिटिशर्स के कहने पर फॉरेस्ट को क्लियर किया एंड लैंड को प्लॉ किया, यानी कि एग्रीकल्चर वहाँ पर स्टार्ट किया, ठीक है। तो संथाल्स को ब्रिटिशर्स के द्वारा एक लैंड दिया जाता है, एंड इनको एडवाइस दी जाती है, इनको बोला जाता है टू सेटल इन द फुटहिल्स ऑफ राजमहल।
तो संथाल्स को जो लैंड एरिया ब्रिटिशर्स देते हैं उसी को नेम दिया गया है दामिनाई को। तो यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बाय 1832 एक बड़ा सा लैंड एरिया डिमार्केट किया गया था एज दामिनाई को, एंड इसको बाउंड्री पिलर्स के द्वारा इनक्लोज भी किया गया था। एंड ये जो दामिनाई को है इसका मतलब ये हुआ द लैंड ऑफ द संथाल्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर संथाल्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए हमको इनकी सेटलमेंट्स में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। जैसे कि 1838 में इस एरिया में हमको 40 संथाल विलेजेस और जिनकी पॉपुलेशन 3000 देखने को मिलती है। वहीं पर 1851 होते होते यहाँ के विलेजेस हो गए थे 1473 एंड जिनकी पॉपुलेशन थी 18,000 पॉपुलेशन, ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। जब यहाँ पर संथाल्स रहने लगे थे तो जो पहाड़ियाज थे उनका लाइवलीहुड उनसे छीना जा रहा था, यानी कि जो पहले से रह रहे पहाड़ियाज हैं उनसे उनका लाइवलीहुड छिन रहा था। वहाँ पर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे बिकॉज यहाँ पर संथाल्स ने जो है सेटल होना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्सो यहाँ की जो फर्टाइल सॉइल थी वो पहाड़ियाज के लिए इनएक्सेसिबल हो रही थी बिकॉज पहले पहाड़ियाज भी तो कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ये संथाल्स की लैंड हो गई है उस लैंड को संथाल्स ने एक्वायर कर लिया था, जिस वजह से पहाड़ियाज के लिए वो सॉइल इनएक्सेसिबल हो रही थी एंड इस वजह से वो वहाँ पर कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहे थे। ऑल्सो हमको देखने को मिलता है जो हंटर्स हुआ करते थे, यानी कि जो पहाड़ियाज हंटर्स होते थे तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी बिकॉज यहाँ के जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया जा रहा था बाय दी संथाल्स। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है संथाल्स के आने से पहाड़ियाज को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ओके, सो अब 1855 से 56 के टाइम पीरियड पे हमको एक रिवॉल्ट देखने को मिलता है जो कि था संथाल रिवॉल्ट, एंड ये किया जाता है संथाल लोगों के द्वारा अगेंस्ट दी जमींदार्स, मनी लैंडर्स एंड दी कॉलोनियल स्टेट्स। एंड इस रिबेलियन के जो लीडर थे दैट वाज सिद्धू मांझी। अब ये रिवॉल्ट किया क्यों गया था, इसके मेन रीजंस क्या थे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है लिवाइंग हैवी टैक्सेस, यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा हैवी टैक्सेस ले रही थी इन लोगों से। इसके अलावा जो मनी लेंडर्स थे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज कर रहे थे, यानी कि जब मनी लेंडर्स के पास में ये लोग लोन लेने के लिए जाते थे तो वो उनसे बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्ट मांगते थे। और जब संथाल पीपल टाइम से इंटरेस्ट के साथ में पैसा नहीं लौटा पाते थे तो वो उनकी लैंड को जो है एक्वायर कर लेते थे, उनकी ज़मीन उनसे छीन लेते थे। एंड ज़मींदार्स की बात करें तो वो दामिनाई को रीजन में जो है अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से इनके अगेंस्ट भी रिबेल किया जाता है। तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से संथाल रिवॉल्ट होता है। अब ये जो संथाल रिवॉल्ट हुआ है इसका रिजल्ट क्या आया, इसका नतीजा क्या आया। तो जो रिबेलियन हुआ था उसको क्रश कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा एंड जो भी संथाल के गांव थे, विलेजेस थे, उनमें आग लगा दी गई। लेकिन जब ये रिवॉल्ट ओवर हुआ तब जो है एक संथाल परगना बनाया गया, विच मीन्स कि 5500 स्क्वायर माइल्स का एक एरिया डिमार्केट किया अगेन, जो कि संथाल पीपल को दे दिया गया, यानी कि यहाँ पर उनको सेटल कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर हमको इस संथाल रिवॉल्ट का एक पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड द बॉम्बे डेक्कन। यहाँ पर हमने मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर हमने बंगाल प्रोविंस के बारे में पढ़ा है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे विच वर परमानेंट सेटलमेंट। उसके अलावा हमने संथाल्स की लाइफ को डिस्कस किया, रिवॉल्ट को डिस्कस किया एंड पहाड़ियाज की लाइफ को डिस्कस किया। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये यू मस्ट नो, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, आप इनको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द बॉम्बे डेक्कन। हमको देखने को मिलता है कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो पीजेंट्स हैं वो रिवॉल्ट कर देते हैं अगेंस्ट द मनी लैंडर्स, अगेंस्ट द ग्रीन डीलर्स। ऐसा ही एक रिवॉल्ट होता है 1875 में इन द एरिया ऑफ डेक्कन, ठीक है। तो हमारा पहला सब टॉपिक है दैट इज अकाउंट बुक्स वर बर्न्ड। तो यहाँ पर जो है ये मूवमेंट स्टार्ट होता है सूपा में, एंड सूपा कहाँ पर है, तो ये पूना डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा सा गांव है। 12 मई 1875 को जो रियोट्स होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, वो शॉपकीपर्स पर अटैक कर देते हैं, उनसे ना ही खाता मांगने लगते हैं, यानी कि अकाउंट बुक्स मांगते हैं, डेप्ट बॉन्ड्स मांगते हैं एंड फिर उनको जला देते हैं, ग्रेन शॉप्स को लूट लेते हैं और जो भी साहूकार के घर हैं उनमें आग लगा देते हैं। इस तरह से हमको जो है एक रिवॉल्ट देखने को मिलता है इन दी बॉम्बे डेक्कन ड्यूरिंग दी 1875। नाउ नेक्स्ट हमको एक नए रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बता रखा है विच इज़ रियोतवारी सिस्टम। तो ये एक नया रेवेन्यू सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था बॉम्बे डेक्कन में। तो इस बार जो रेवेन्यू सेटलमेंट था उसको डायरेक्टली रियोट्स के साथ में, यानी कि पीजेंट्स के साथ में सेटल किया गया था। यहाँ पर जमींदार्स का कोई भी रोल नहीं था। इसी के साथ में हर 30 साल में जो रेवेन्यू रेट है उसको इंक्रीज किया जाना था।
यानी कि ये परमानेंट सेटलमेंट से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में जो है स्टार्टिंग में ही एक बार जो है रेट को फिक्स कर दिया गया था एंड वो परमानेंट था, है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर 30 साल में जो रेट है उसको बढ़ाया जाना था। इसी के साथ में हम ये कह सकते हैं जो रेवेन्यू डिमांड थी दैट वाज नो लॉन्गर परमानेंट। नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट द रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेब्ट। तो रेवेन्यू डिमांड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, जिस वजह से जो पीजेंट्स थे, जो रियॉट्स थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी रेवेन्यू को पे करने में। एंड जब कभी भी बारिश नहीं होती थी, हार्वेस्ट नहीं हो पाता था अच्छा, जब फसल अच्छी होगी नहीं तो उनके पास पैसा नहीं होगा, तब भी उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी रेवेन्यू पे करने में। एंड 1832 के टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है बहुत ही ज़्यादा गिर जाते हैं। एंड 1832 से 34 के टाइम पीरियड पे एक फेमाइन आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, जिसकी वजह से मजबूरी में कल्टिवेटर्स को पैसे उधार लेने पड़ते थे, लोन लेने पड़ते थे, ताकि वो रेवेन्यू पे कर सकें। एंड उसके बाद में उसको जो है वापस करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता था। लेकिन 1845 के बाद से जो है एग्रीकल्चरल प्राइसेस रिकवर हो गए, यानी कि बढ़ गए, चीज़ों में जो है इम्प्रूवमेंट आया। एंड अब जो है कल्टिवेटर्स ने नए एरियाज़ में जाना शुरू कर दिया, जो भी पेस्चर लैंड्स थी वहाँ पर भी जो है कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हमको 1845 के बाद से वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है द कॉटन बूम, यानी कि कॉटन में हमको एक्सपेंशन देखने को मिलती है इन द बॉम्बे डेक्कन। तो होता क्या था, 1860 से पहले जो भी ब्रिटेन रॉ कॉटन मंगाती थी, इंपोर्ट करती थी, वो अमेरिका से करती थी। लेकिन जब 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, तब जो है ब्रिटेन ने इंडिया से रॉ कॉटन को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसकी वजह से जब इंडिया में कॉटन की डिमांड बढ़ जाती है, तो जो मर्चेंट्स होते हैं वो कॉटन की कल्टीवेशन करने लगते हैं, उसको इनकरेज करने लगते हैं। एंड यहाँ पर जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम हो जाती है कॉटन की, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है। एंड उसी तरह से जो है वहाँ पर प्रोडक्शन होने लगता है। तो इस वजह से क्रेडिट भी बहुत ईजिली फ्लो करता है, यानी कि पीजेंट्स को बहुत ईजिली लोन वगैरह मिल जाते थे। इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं थे, बिकॉज इस टाइम पर जो है पीजेंट्स को इनकरेज करने की कोशिश करी जा रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन करें, है ना। इसी वजह से जो है उनको 100 रुपीज़ एडवांस में दिए जा रहे थे फॉर एवरी एकड़ दे प्लांटेड विद कॉटन। तो इस तरह से जैसे जैसे अमेरिका में क्राइसिस बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इंडिया में जो है कॉटन प्रोडक्शन एक्सपैंड हो रहा था, बढ़ रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट ड्राइज अप। तो अब 1865 में क्या होता है, सिविल वॉर खत्म हो जाता है, यानी अमेरिका में जो वॉर हो रहा था वो खत्म हो जाता है और अमेरिका में फिर से कॉटन प्रोडक्शन रीस्टोर हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। तो अब अमेरिका ही ब्रिटेन में इंपोर्ट करता है कॉटन को, और इंडिया में जो कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा था वो डिक्लाइन कर जाता है। एंड इस वजह से जो है अब यहाँ से कोई नीड नहीं रह गई थी, तो जो क्रेडिट थे, बहुत ज़्यादा लोन दिया जा रहा था ईजिली, वो भी बंद हो जाता है। एंड रेवेन्यू डिमांड को बढ़ा दिया जाता है फ्रॉम 50 to 100%। तो अगेन पीजेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, अगेन उनको मनी लेंडर के पास में जाना पड़ता था फॉर द लोन। नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस। तो यहाँ पर हमको बता रखा है कि जो रियॉट्स थे उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था मनी लेंडर्स के द्वारा। जो मनी लेंडर्स थे वो जो है कस्टमरी नॉर्म्स को वायलेट कर रहे थे, यानी कि हम अगर कोई लोन लेते हैं तो उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट। तो उनको भी जो है मनी लेंडर्स वायलेट कर रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे। इसी के साथ में अगर कोई भी पीजेंट, अगर कोई भी रियॉट जो है टाइम से अपना रेवेन्यू पे कर देता था, लोन वापस कर देता था, तो जो मनी लेंडर्स थे वो उनको रिसिप्ट ही नहीं देते थे एंड उनको जो है लोन दोबारा से पे करने के लिए मजबूर करते थे। इसके अलावा मनी लेंडर्स एंटर्ड फिक्शियस फिगर्स इन बॉन्ड्स, विच मीन्स जो पीजेंट्स होते थे, जो रियॉट्स होते थे, वो इलिटरेट होते थे, पढ़े लिखे तो होते नहीं थे। तो क्या करते थे मनी लेंडर्स, जो बॉन्ड्स होते थे उसमें गलत फिगर्स लिख देते थे, फॉल्स अमाउंट लिखते थे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने जो है 150 रुपीज़ का लोन लिया है, तो वो उसमें 200 लिख देंगे, 300 लिख देंगे, तो इस तरह से वो फॉल्स अमाउंट लिख देते थे। इसके अलावा जब पीजेंट्स टाइम पर लोन को नहीं लौटा पाते थे, तो जो मनी लेंडर्स होते थे वो इनके हार्वेस्ट को कम दामों पर ले लेते थे और इसी के साथ में वो उनकी प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर लेते थे, अगर कोई भी जो पीजेंट है वो लोन को नहीं लौटा पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो मनी लेंडर्स कर रहे थे, इनके एक्शंस को देखते हुए पीजेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा ट्रबल हो रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इनके खिलाफ रिवॉल्ट को स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमको बताया गया है अबाउट द डेक्कन रॉयट्स कमीशन। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी अबाउट द 1857 रिवॉल्ट। 1857 का रिवॉल्ट क्या है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वरीड थी इंडियन गवर्नमेंट, एंड इस वजह से इन्होंने बॉम्बे गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि एक कमीशन बनाई जाए जो कि इंक्वायरी कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके कि आखिर ये रायट्स ने ये जो रिवॉल्ट किया है ये क्यों किया है, इनका इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इस चीज़ को समझा जा सके। तो ये जो कमीशन है ये बनाई गई, द डेक्कन रायट्स कमीशन, एंड इस कमीशन ने एक रिपोर्ट को तैयार किया एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया इन द 1878। ओके, एंड इस रिपोर्ट को जो है डेक्कन रायट्स रिपोर्ट कह के रिफ़र किया जाता है, जो कि हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, एंड हिस्टोरियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ताकि वो उनके बारे में पढ़ सके, रायट्स के बारे में पढ़ सके, समझ सके। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द हिस्टोरियंस। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एंड साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर हमने हर एक टॉपिक को पढ़ा है विद एवरी डिटेल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।